नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो प्रशांत यादव जी हैं। ये डायरेक्टर हैं नवोदयान एकेडमी इंदौर के, जो कि इंदौर में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है एनईटी और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। इन्होंने बीटेक किया है एमईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से और एमटेक किया है एसजीएस आईटीएस इंदौर से। एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट इन एनईटी एंड आईआईटी जेई इनका 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्रशांत जी ने गेट को 2018, 19 और 20 में 98 परसेंटाइल से क्वालिफाई किया है और ये आईआईटी दिल्ली में एसआरएफ के तौर पर 2021 में सिलेक्ट भी हो चुके हैं। इनकी एक्सपर्टीज फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और वीएलएसआई डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट में है। प्रशांत जी, आपने आपकी बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल्स के लिए और व्यूअर के लिए खास इस एनईटी के टॉपिक पर जो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल, थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले अभी 1 घंटा पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पॉइंटर्स आए हैं, मैं वो शेयर करता हूँ, फिर हम हमारे आगे के कॉन्वर्सेशन की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली एंड स्पेसिफिकली कहा है जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका री एग्जाम होगा। ग्रेस मार्क्स को उन्होंने रद्द कर दिया और लॉस ऑफ टाइम की वजह से 67 स्टूडेंट्स को जो 720 में से 720 नंबर मिले थे ग्रेस मार्क्स की वजह से, उसमें से उन्होंने ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। फिर 1563 स्टूडेंट के पास अब 2 ऑप्शंस है, या तो वो अगर कॉन्फिडेंट है कि वो री एग्जाम में अपीयर होके जितने उनके नंबर हैं उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं तो वो री एग्जाम में अपीयर करें, या फिर ग्रेस मार्क्स को माइनस करते हुए उनकी जो मार्किंग है उस मार्किंग के साथ में काउंसलिंग में आगे बढ़े। ये जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी 1 घंटा पहले आया है, ये मैंने अभी सबसे पहले शेयर किया। फिर उसके बाद में हम हमारे अभी की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रशांत जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, तब से ही इस पर हंगामा बरपा हुआ है। इसके पहले हम इसकी बारीकियों पर चले, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीट क्या है इसके बारे में 2 लाइन में समझा दें, फिर हम हमारे आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए राहुल जी, नीट एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर मेडिकल एंट्रेंस। ये एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चा अपनी 12वीं के एग्जाम के बाद दे सकता है। एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन को क्लियर करने के बाद वो एलिजिबल होता है अगर उनके पास जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। और मेडिकल स्ट्रीम के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पेपर आयोजित किया जाता है एनटीए द्वारा। तो नीट में बच्चा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करता है वेरियस डिग्रीज के लिए। जैसे कुछ जानी मानी डिग्रीज आपको पता होंगी तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, जो भी मेडिकल फील्ड के हायर डिग्रीज है उनके लिए फाइट किया जा सकता है। बच्चा इससे डॉक्टर, डेंटिस्ट बन सकता है। फॉर एंट्रेंस एग्जाम नीट को कंडक्ट कराया जाता है और ये कई वर्षों से ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। पहले इसका नाम आप सुनते होंगे तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट रखा जाता था, जो सेंट्रल लेवल पे होता था। फिर 2014-15 में इनको बदल के एक सेंट्रलाइज एग्जाम बनाया गया जहां से स्टेट लेवल्स के एग्जाम को खत्म किया गया था। इसलिए इसका नाम नीट रखा गया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। वंडरफुल। आपने अपने बड़े ही कम शब्दों में बहुत अच्छा आंसर किया और आई एम श्योर जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं होगा उनको ये चीज़ें पता पड़ेगी। सो रियली थैंक यू वेरी मच। अब आमतौर पर जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है, पर इस बार जब रिजल्ट आया तो दुख और आश्चर्य ज़्यादा था। बच्चों को अपने रिजल्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या पेपर सरल था इसलिए ऐसा हुआ? राहुल जी, इसके ना बहुत सारे कारण हैं जो इस साल हुआ, क्योंकि वो इतिहास में, नीट के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई। क्योंकि 2018-19 में एनटीए आई थी। एनटीए ने नीट को बनाना चालू किया। उससे पहले सीबीएसई कंडक्ट करती थी पेपर्स को, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, सीबीएसई कंडक्ट करते थे। एनटीए द्वारा बनाए जाने के बाद पेपर के स्टैंडर्ड को अगर आप देखेंगे 19 के बाद एनटीए प्रेफर किया एनसीईआरटी के सिलेबस को, क्योंकि ये एग्जाम सेंट्रलाइज हो चुका था। पेपर का वहां से लेवल गिरा, जरूर गिरा, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए जो लेवल है वो उनकी प्रिपरेशन पे, उनके आईक्यू पे डिपेंड करता है। वही पेपर बहुत बच्चों को हार्ड भी लगता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत रिलेटिव टर्म है। परंतु लगातार 2020 को अगर आप कंसिडर करेंगे तो 2020 में पहली बार ऐसा हुआ कि नीट के एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए।
जैसे 720 आउट ऑफ 720 एक बच्चे ने ये स्कोर किया, ये पहली बार ऐसा होता है कि फुल मार्क्स मिले उसको। आफ्टर दैट ये हर साल का एक चलन बना कि 2 या 3 बच्चे हर साल 720 में से 720 नंबर लेके आना स्टार्ट हुए। पर बराबर। 24 के अंदर ये आश्चर्यजनक इसलिए रहा क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या के ये मार्क्स है। कारण बहुत दिए गए, जैसे कि एक कारण उनमें से ग्रेस मार्क्स निकल के आया, जो कि 2018 के क्लैट के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था कि टाइम का मिसयूज या मिसमैनेजमेंट होने की वजह से बच्चों को ग्रेस प्रोवाइड किया गया। पर नीट के एग्जामिनेशन या एनटीए द्वारा कंडक्ट के एनी एग्जामिनेशन में ग्रेस का कोई प्रावधान पहले कभी था ही नहीं, और ना ही इनके ब्रोशर में ये चीज मेंशन थी। पर इस बार उस ग्रेस को एक कारण बताते हुए उन 67 बच्चों के 720 नंबर को जस्टिफाई किया गया। देखिए कारण और भी थे कि आश्चर्यजनक 4 जून का रिजल्ट क्यों रहा, क्योंकि ये रिजल्ट 14 जून को आना था, जो कि 10 दिन पहले 4 जून को दे दिया गया। किसी को भी उस समय बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज नीट का रिजल्ट आने वाला है। एक कारण ग्रेस मार्क्स हो सकता है, जिसके लिए वजह से ये बहुत आश्चर्यजनक रहा। दूसरा कारण, हर साल आपको ये खबरों से पक्का पता चलता है कि पेपर लीक हुए। जैसे 5 मई 2024 को एग्जाम हुआ था, 4 मई को ही ये न्यूज आने लग गई थी कि पेपर लीक हो गया है। 6 मई को कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, पटना में गिरफ्तारियां हुई, गुजरात में गिरफ्तारी हुई नीट के पेपर लीक को लेते हुए। तो उसके लिए भी आश्चर्यजनक था। हर साल ऐसी कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं, परंतु सबसे बड़ी बात थी कि 67 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आना, जिसकी वजह से ऑल इंडिया लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कट ऑफ का पूरा बढ़ जाना, बहुत हाईली इंक्रीज कट ऑफ हुआ, जिसकी वजह से उसी नंबर पे जहां पर रैंक अगर आपकी अराउंड 600 मार्क्स अगर नीट में आते हैं तो आपके रैंक अराउंड 35,000 के करीब रैंक बनती थी, और वही रैंक अब 80,000 बन रही है। इतना बड़ा अंतर आया। तो इस वजह से ये बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ज्यादा बच्चों के लिए इतना ज्यादा था कि बच्चे समझ नहीं पाए उस चीज को कि आखिरकार उतने ही नंबर पर उनको ये रैंक कैसे मिल रही है। तो ये सिर्फ पेपर के आसान होने का कारण एक नहीं हो सकता, काफी कारण है इसके पीछे, और कुछ मामले ऐसे हैं जिनको हम शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो आखिरकार ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि स्पष्टीकरण कंडक्टिंग बॉडी द्वारा दिया ही नहीं गया, एनटी के द्वारा दिया ही नहीं गया, इस वजह से। राइट। अभी अभी जो आपने एक बात कही कि जो लास्ट ईयर जिस नंबर पे जितनी रैंक थी और इस साल उसी नंबर पे रैंक कहीं ज़्यादा पीछे चली गई। मैं हाँ इसी जी, चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए लास्ट ईयर 640 नंबर पे अगर 7000 रैंक आई, तो ओके, इस बार 640 नंबर पे लगभग वो रैंक 28 से 30,000 के आसपास चली गई, यानी बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 4 टाइम्स के आसपास उसकी रैंक पीछे चली गई। हाँ जी, इसमें एनटीए का कहना है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर हुए, इसलिए रिजल्ट में इसलिए रैंक में इजाफा हुआ। क्या बिल्कुल इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्पेशली जब तक एक ही सेंटर से 6 टॉपर मिले हों? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इस वाले मुद्दे पे भी बहुत अच्छे से बात की जा सकती है, और ये संख्या का कारण सिर्फ संख्या नहीं हो सकता। अगर आप डेटा संख्या के अनुसार देखेंगे ना, तो 2016 में 15-16 के बीच में ये जो नीट देने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या थी, ये लगभग लगभग 8 लाख थी, 8 से 8.5 लाख। और ये संख्या आज के टाइम पे ये 25 लाख से भी ऊपर है। तो ये जो तिगुना असर हुआ है, क्योंकि आप इससे थोड़ा पीछे जाइए, 2020 तक ये 16 लाख पहुंच चुकी थी, तो डबल हो चुका था बच्चा। वही स्टूडेंट जो मैथ्स की तरफ ज्यादा जाता था, वही बच्चा बायो की तरफ जाए। उसके भी विभिन्न कारण हैं, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन क्रिएट होना, मेंटेलिटी टुवर्ड्स मेडिकल फील्ड अवेयरनेस आना सारे बच्चों को, हर घर में एक डॉक्टर का होना जरूरी हो जाना, ऐसी सोच बन पाना, इस वजह से ये संख्या बढ़ी। हम सबको क्लियर था, क्योंकि एग्जाम से बहुत समय पहले जब एग्जामिनेशन फॉर्म क्लोज हुए थे, सारे एप्लीकेशन भर गए थे, तब ये संख्या सामने आ गई थी कि इस साल नीट में 25 लाख बच्चे तक बैठ रहे हैं, इतने बच्चे हो रहे हैं। संख्या पहले से ही सबको क्लियर थी, और संख्या का बढ़ पाना सिर्फ इसलिए नहीं, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भी अच्छे से देखेंगे, भरते वक्त बच्चों को 6 कोड के तहत अपने आप को डिवाइड करना था। 6 कोड एनटी ने रिलीज किए थे, कोड नंबर 1, 2, 3, जिसके तहत उसको ये बताना था कि वो 12वीं पास है, कि 12वीं पास हुए उसे 1 साल हो गया है, कोई वो ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बीएससी फाइट कर रहे हुए बहुत सारे बच्चों ने नीट फाइट किया इस बार, इवन बीएमएस करते हुए बच्चे भी नीट दे रहे हैं, बीडीएस करते हुए बच्चे भी नीट दे रहे हैं, वो भी संख्या में, मतलब जिन्होंने कॉलेज ले रखा है वो बच्चे भी नीट के एग्जाम में गए हैं देने, तो वो भी संख्या के अंदर ही है। यहाँ पर सिर्फ एक 12वीं पास बच्चा इस एग्जाम को फाइट नहीं कर रहा है। देखिए, जैसे आप अगर एक एग्जांपल उठाएंगे यूपीएससी का, तो हर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इवन सर्विंग पर्सनल्स भी पीएससी जैसे एग्जाम को फाइट करते हैं। तो इसी तरीके से नीट में भी इस बार वैसे ही हुआ।
हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार एनटीए ने उसको सेग्रीगेट करके रखा था 6 कोड के तहत कि आप आखिरकार इस समय क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई डिग्री कर रहा हूँ और तब भी मैं इस एग्जाम को फाइट करने की बात करता हूँ, तो मेरे को मेंशन करना होगा कि मैं एक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो उस टाइम, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम क्लियर होगा, तो संख्या कारण नहीं हो सकता। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद पेपर के लेवल को एक मॉडरेट लेवल पे सेट करना, जहां पर एक ऐसा बच्चा भी एग्जाम को फाइट कर रहा है जो 3rd ईयर 4th ईयर बीडीएस में है। आप समझिए उसका जो मेंटल लेवल होगा वो 12th क्लास के बच्चे से काफी ज्यादा होगा, उसके लिए ये पेपर बहुत आसान लगेगा। तो उस कारणवश भी ये जो कट ऑफ का इतना बड़ा अंतर आया है, वो भी कारण बन सकता है। तो संख्या का कारण केवल संख्या नहीं हो सकता, संख्या के अंदर किस किस कैटेगरी के बच्चे हैं। कैटेगरी का अर्थात है कि वो ग्रेजुएट हैं, कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्रैक हैं, कि वो ड्रॉपर्स हैं, वो हैं कौन। उनको अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, तो बहुत ग्रेजुएट्स लोगों ने भी नीट का एग्जाम दिया है। वो डेफिनेटली एक 12th पास बच्चे से ज्यादा मेंटल आईक्यू लेके चल रहे होंगे, तो वो अच्छे स्कोर करना उनका जाहिर है। राइट, मतलब मैं अगर आपके आपके आंसर को अगर मैं समझूं तो इसका कोई भी डिजिटल आंसर नहीं हो सकता यस या नो, ये एक सब्जेक्टिव आंसर है। बिल्कुल, इसके अंदर हमको कई डेफिनेटली, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर इसको समझना पड़ेगा। राइट, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। अब मैं आपने अभी कुछ देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी पेपर लीक से रिलेटेड। तो क्या पेपर लीक हुआ? क्योंकि ऐसी भी बात हुई क्योंकि एक ही सेंटर पर कुछ बच्चों को 720 नंबर्स भी आए, तो ये भी एक कुछ फैक्टर था इससे रिलेटेड। देखिए राहुल जी, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन पेपर लीक का जो मेरा मत रहता है कि भारत में बहुत प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट उनमें से एक है। और पेपर लीक के किस्से हमने हर एग्जाम्स में सुने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस एग्जाम में सुना है, खबरें हर एग्जाम के तहत पेपर लीक की बनाई जाती हैं। होती भी हैं, कुछ बहुत रियल होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक के बहुत सारे मत ऐसे हुए थे, टॉपर से सवाल पूछे जा रहे हैं, टॉपर ही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां माना गया था। वहां पर भी सेम सिचुएशन ऐसी हुई थी कि एक ही सेंटर से सारे टॉपर निकले थे, जैसा कि नीट में हुआ। तो पेपर लीक होना ना होना ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ये साबित होना होगा कि पेपर लीक हुआ था। और यदि ये साबित हो जाता है तो रीनीट को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। जैसे आप 2016 को देखेंगे तो 2016 में विभिन्न कारणों की वजह से नीट को वापस कराया गया था, फेज 2 रखवाया गया था। ओके। तो फेज 2 कंडक्ट कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी ऐसी चीज कर चुका है। परंतु पेपर लीक हुआ है तो ये पहले जुडिशरी को देखना होगा, चेक करना होगा। अगर ऐसा हुआ है तो रीनीट को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि पेपर लीक सिर्फ इस साल की बात नहीं है। हर साल आप उठा के देखिएगा न्यूज को, तो हर साल आफ्टर नीट पेपर लीक की न्यूज आती ही आती है कि पेपर लीक हुआ है, और उसमें कारण बनते हैं। लेकिन इस साल क्योंकि वो 720 जैसा अंक इतने विद्यार्थियों को मिला, ग्रेस का एक मुद्दा आया, इस वजह से पेपर लीक की कहानी और तेजी से आगे बढ़ी। लोगों को उस पे भी यकीन होने लगे, मुझे खुद यकीन होने लग गया कि हाँ पेपर लीक हुआ होगा, तभी इस प्रकार का नंबर आया है। क्योंकि बच्चा अगर मेहनत करके उस नंबर तक पहुंचता है, तो वहां पर अब पेपर की कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। आप समझिए कि अगर इतने बच्चों के नंबर फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं, तो पेपर का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हर बच्चा उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। बराबर। तो इस वजह से मेरा मत तो यही रहेगा उसमें। बराबर। और आई एम श्योर पेपर लीक जैसा जो मुद्दा है, ये एक ना सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम बल्कि नेशनल लेवल पे ये एक बहुत सीरियस बात है। और इसको यस, लेके आई एम श्योर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन करने वाली है। और ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस होना चाहिए, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिले उतना कम है, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अभी हमारे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई और उसमें कीवर्ड था ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स को आपने भी अभी इस कीवर्ड को हाईलाइट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो भी उन्होंने पॉइंटर्स शेयर किए उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेस मार्क्स पहले नहीं थे, ये हाँ स्टूडेंट्स जी। की ही रिक्वेस्ट पर इसमें ऐड किए गए हैं। शायद 2018 या 19 के आसपास इसको ऐड किया गया था। तो ये ग्रेस मार्क्स है क्या? ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में इसको बता पाए। देखिए, ग्रेस मार्क्स अगर एक साधारण विद्यार्थी जो कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, या वो पेरेंट्स, तो उनको स्कूल्स में ग्रेस मार्क्स समझ में आता था कि हमने किसी विद्यार्थी को पास किया है ग्रेस के तहत पे,
कि वो पास नहीं हो पा रहे थे, तो उनको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ग्रेस दिया है ताकि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए। वहां पर एक चीज समझ में आती थी, ग्रेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्किंग बहुत ही अलग स्ट्रक्चर से फॉर्म किया गया है। और 2018 के क्लैट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से यूज हुआ था, नीट में कभी नहीं हुआ, और ना ही नीट के ब्रोशर में ये चीज कहीं लिखी हुई है। अगर ग्रेस मार्क्स का कोई भी एक वेल मैनर्ड तरीका था, तो एग्जाम को ब्रोशर में वो चीज मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि एनटीए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ग्रेस मार्क्स का, वो दिया है टाइम का मिसयूज करवाना। जैसे बच्चों को सेंटर पे पेपर थोड़ा देर से मिले, जैसे अगर 2 बजे पेपर चालू होना था, 2 o'clock मिल जाना चाहिए था पेपर, अगर वो पेपर नहीं मिला 2:15 पे मिला, तो ये 15 मिनट्स का एक टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ, टाइम का सही यूज नहीं हो पाया। तो इस 15 मिनट्स को इंटू 4 करते हुए 4 मार्क्स मिलते हैं बच्चे को सही उत्तर पे, तो 60 मार्क्स तक का भी ग्रेस किया है। यहां तक भी बोला गया है कि 350 मार्क्स तक का भी ग्रेस मिला है। तो इस ग्रेस का कोई वेल मैनर्ड इक्वेशंस, कोई वेल मैनर्ड तरीका नहीं है, और ना ही ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में कभी क्लियर था। देखिए, जो ये डिले वाला प्रोसेस है ना, ये हर साल नीट के सेंटर्स पे होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें पेपर सर उन्होंने 2 बजे दिया ही नहीं। कभी कभी ये वाली चीज आती है कि उन्होंने 5:20 से पहले ही पेपर ले लिया। तो ऐसा बहुत बार होता है। एक और बड़ी सिचुएशन बताते हैं कि जो हर साल होता ही होता है, लेकिन उस पर कभी सुनवाई नहीं होती, बच्चों के लिए कभी कोई बात नहीं कर पाता, कि हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश माध्यम का पेपर दे दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम पेपर उनको दे दिया जाता है, क्योंकि नीट में अगर आपने लैंग्वेज ऑप्ट की है हिंदी, तो आपको एक बाइलिंगुअल पेपर मिलना चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश तो आपको सिंगल लैंग्वेज पेपर मिलेगा। तो हिंदी वालों को इंग्लिश भी दे दिया जाता है। ऐसा हर साल होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे हो रहा है। इन्विजिलेटर्स या स्कूल्स जिनके अंदर एग्जाम कंडक्ट हो रही है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सुचारू रूप से करा पाए। तो ये हर साल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का गैप हर साल हर बच्चे के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर पे हो ही रहा होता है, परंतु कभी भी किसी भी साल पे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। तो इस साल ऐसा क्यों किया गया कि 2024 में ग्रेस दिया गया? तो मेरा तो यही बहुत बड़ा सवाल एनटीए के पर ही है, कि एनटीए ने हर साल जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी उसको कभी कंसीडर नहीं किया। इतने सालों से नीट जैसा एग्जाम हो रहा है, तो 2024 में ही क्यों इसको कंसीडर किया गया, और किया गया तो किस तहत किया गया, किस तहत नंबर दिए गए, किन बच्चों को दिए गए, कितने मार्क्स। जैसे अभी कल के ही एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक स्कूल का इंटरव्यू हो रहा था, जहां पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो वहां के स्कूल के प्रिंसिपल ये क्लियरफाई कर रहे हैं कि एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत नहीं थी हमारे सेंटर के बच्चों को, क्योंकि हमारे सेंटर पे 3 घंटे 20 मिनट 3 hours 20 minutes में टोटल पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, सही टाइम पे पेपर दिया गया था, सही टाइम पे पेपर लिया गया था। अब एनटीए उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है जिस सेंटर पे सारे पेपर अच्छे से हुए हैं। तो कैसे साबित किया जाएगा कि वो 1567 स्टूडेंट के 1500 या 1600 बच्चों को ग्रेस दिया गया, तो किस आधार पे दिया गया? ये साबित करना असंभव है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये किस तरह से ये साबित हो सकता है या इन्वेस्टिगेट हो सकता है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि एनटीए ने भी उनकी वेबसाइट पे कुछ एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। अगर 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 वो क्लैरिफिकेशंस भी अगर स्टूडेंट्स अगर पढ़ें तो शायद हो सकता है उन्हें कुछ आंसर्स, उनके जो डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके शायद मिल सकते हैं। अभी एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आई एम श्योर वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो भी व्यूज़ दिए हैं उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो बिल्कुल कही है कि एग्ज़ाम फिर से नहीं होगी, काउंसलिंग के ऊपर रोक नहीं लगेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और गवर्नमेंट दोनों से कहा है कि आप इसका आंसर करें, और 1 वीक के अंदर आंसर करें कि ये चीज़ें क्यों हुई। अब ये इशू ये भी है कि ये पूरे पैन इंडिया नहीं हुआ है, राइट? ये सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे और स्पेसिफिक जगह पे हुआ है, कुछ शायद 5-6 सेंटर्स पे ऐसा इशू हुआ है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए आगे और क्या ऑप्शंस बनते हैं, जो स्टूडेंट्स उन स्पेसिफिक ब्रैकेट में है, और जो स्टूडेंट्स एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो उस ब्रैकेट से बाहर है। देखिए, अगर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव को देखा जाए ना, तो ये साल और ये रिजल्ट्स उनके लिए एक शॉक से कम नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि इस पे स्टूडेंट्स को इस तरीके से, इस अनफेयरनेस को आपको एक हथियार के रूप में यूज करना है। देखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आज वो एक नीट जैसा एग्जाम दे रहे हैं,
कल को वो जाके एक यूपीएससी पीएससी जैसे एग्जाम फाइट करेंगे, नीट पीजी जैसे एग्जाम फाइट करेंगे। ये उनकी लाइफ का एक पहला एग्जाम था, पर एग्जाम अभी खत्म नहीं हो। और मेरा मानना होता है एग्जाम अनफेयर ही होते ही अनफेयर है वो। तो उससे एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट भी आ जाए या एनटीए नीट को वापस कराने पे भी आ जाए, तो बच्चे को एक एग्जाम ही फाइट करने को मिलेगा, मेजोरिटी स्टूडेंट को भी एग्जाम ही देना होगा। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हुआ उसके ऊपर हम लड़ाई अपनी जारी रखें, पर लड़ाई के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, तो स्टूडेंट एकदम सही रास्ते पे रहेगा। तो लड़ाई के साथ अगर वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा ना, तो अपने हक को जो मांग रहा है अगर उसको मिल गया, तो उसमें वो अव्वल आएगा। क्योंकि एक दिन अगर कोई भी सॉल्यूशन बना, तो वो मिलना एग्जाम से ही है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट होगा अगेन, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स वापस आएंगे। अन्यथा अगर एग्जाम भी नहीं हुआ, तो उसको इस नंबर को जस्टिफाई करने के लिए 2025 का नीट फाइट करना होगा, तो वो भी तो एक एग्जाम ही है। अब वो लड़के एक अच्छे कॉलेज में कभी नहीं जा सकता, ये सत्य है, उसका सत्य है। आज ये उसको समझना होगा, बच्चे को, इवन पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि उसको इस संघर्ष में उसके साथ रहना होगा, संघर्ष में सबको साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। बस अब लड़ाई में ना अपनी पढ़ाई को ना छोड़िए, आपको वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सिलेबस को वापस पढ़ना ही पढ़ना होगा। क्योंकि आप सिर्फ अपने हक को मानते रहे और एक दिन एग्जाम कंडक्ट हमने करवा भी लिया लड़के, तो उस एग्जाम के लिए हमको नॉलेज तो क्रिएट करके रखनी होगी। क्योंकि बच्चा अभी 2 महीने से, जब से नीट हुआ है, लगभग लगभग आज 1.5 महीना होने को है, पर उस चीज के ऊपर वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अब वो या तो डिप्रेस है, दुखी है, बोल रहा है कि वाई मी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि वाई मी, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर बेटा ये एक बार हो गया है तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। हम मानते हैं कि ये एक शौक है आपके लिए, लेकिन अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि आप एग्जाम हो तो एग्जाम में फाइट कर सकें, आप अगले साल एग्जाम हो तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि ये सत्य है कि अगर एनटीए ने या सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को और रीनीट कंडक्ट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये मुद्दा उठ के बंद ही होना है, ये वापस दब जाएगा। इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये यहीं रह जाएगा। क्योंकि आप समझिए रीनीट एक बहुत बड़ी चीज है, 25 लाख अभ्यर्थियों के साथ वापस एग्जाम को कराना। क्योंकि इसकी वजह से पूरा सेशन महीने 2 महीने आगे चला जाएगा। जो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस बीडीएस है, ये भी 1 महीने आगे खिसक जाएंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी जैसे कोविड के टाइम पे थी, आप समझिए, तो वो 4.5 साल की डिग्री ही 6 महीने आगे चली जाती है। आगे भी बच्चों को बहुत समस्याएं आने वाली हैं। सिर्फ वापस रीनीट कराना एक उपाय नहीं है। हाँ, राइट। जरूर है कि अगर इनजस्टिस हुआ है, वहां पर अगर करप्शन है, तो डेफिनेटली एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाए। बट इट्स अ वेरी बिग टास्क, रीनीट कराना बहुत बड़ा टास्क है, बच्चों के लिए भी और कंडक्टिंग बॉडीज के लिए भी। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ पढ़ाई करिए बस। एब्सोल्युटली, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो इसको कंडक्ट करती हैं, उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी कुछ फ्लॉ हुआ है, तो डेफिनेटली उस फ्लॉ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होके और जो गिल्टी लोग हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। पर डेफिनेटली। पर ये सिर्फ हम लोग लेके बैठ जाएं कि वाई मी, या फिर ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसमें लेके हम हमारा समय निकाल दें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और अल्टीमेटली जो भी चीज़ होगी इस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगी, इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के थ्रू ही होगी। और एनटीए जैसा इंस्टीट्यूशंस नीट को बहुत अच्छे तरीके से कराता रहा है, और इसी इंस्टीट्यूशंस ने बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स भी यहाँ से निकले हैं, जो कि देश में और बाहर भी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। सही ये से। बात बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के फिर इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। लास्ट में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपकी आपकी तरफ से फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, जिससे वो उनके सारे डाउट्स या उनकी सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड जो चल रही हैं वो साइड में रखें, आगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बढ़ें और अपने गोल की तरफ आगे जाएं। देखिए राहुल जी, मैं अपने सारे विद्यार्थियों को एक ही चीज समझाता हूँ कि प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जो कि सिर्फ एग्जाम को कंस्ट्रेंट करते हुए नहीं है। इस प्रोसेस में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अप्स एंड डाउन्स जो मिलते हैं वो बच्चे को तैयार करते हैं लाइफ के लिए, क्योंकि एग्जाम तो 1 डे के एक गेम है, इट्स नंबर गेम, एक दिन की बात है वो तो।
परंतु इस प्रोसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। 2024 के हर नीट एस्पिरेंट को एक चीज डेफिनेटली एग्जाम ने सिखा दी है कि यदि ऐसा होता है तो मानसिक स्थिति को कैसे बना के रखना है, अपने लक्ष्य को वापस कैसे प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी है। क्योंकि माना कि आप गिर गए, लेकिन उस गिरावट को देखते हुए अब वापस उठना है, वापस इस सफर पे चलना है। क्योंकि आप भूलिए मत कि यदि आपका सपना जो पहले दिन आपने देखा था कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है सर, उसको पूरा करने के लिए अभी तो शुरुआती दौर है। अगर वो इतना कठिनाई पूर्वक है तो वो डेफिनेटली इस बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाने की तरफ ही लेके जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने संघर्ष को जारी रखिए। अगर अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो हम सब उस विद्यार्थी के साथ हैं, उसके संघर्ष के में साथ हैं। हम भी दिन रात उन चीजों के पीछे लगे हुए हैं कि अगर इनजस्टिस हुआ है तो न्याय मिले। लेकिन उस विद्यार्थी को ये समझना जरूरी होगा, उसके पेरेंट्स को, कि उसकी मानसिक स्थिति में अभी सबसे ज्यादा योगदान यही है कि उसके साथ खड़ा रहे, उनकी भावनाओं को समझे, उनके कम नंबरों को या ज्यादा रैंक को उसको बोला ना जाए कि आपने इतनी ज्यादा रैंक क्यों लेके आए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है इस एग्जाम के साथ। तो उसके साथ रहना जरूरी है। और विद्यार्थी को बहुत सिंपल कि देखिए ये सारे यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं, एकदम नए नए 18-19 साल के बच्चे जो 12th पास किए हैं अभी अभी, या 1 साल हुआ है उनको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस संघर्ष की लड़ाई को जारी रखना है, परंतु अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि अब पढ़ने से ही समाधान निकलने वाला है, अभी भी और आगे भी। यदि आप डिग्री भी परस्यू करेंगे तो भी आपको पढ़ाई करनी है, तो अपनी लड़ाई के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए। एक लाइन में ही मैं आपके लिए सारी चीजों को सम अप कर सकता हूँ। बराबर। और मैं अगर इस पूरी बात को अगर मैं ऐसा कहूँ कि डिफिकल्ट रोड ऑलवेज लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो ये बात बिल्कुल सार्थक साबित होगी इस पूरी घटना के ऊपर। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द इन चीज़ों का एक सॉल्यूशन निकले और स्टूडेंट्स के हित में जो भी हो वो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हो। और स्टूडेंट्स भी अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ें और मेहनत करें। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ में और भी कई सारी एग्ज़ाम्स आपको मिलती हैं, फिर वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी भी तरह से। प्रशांत जी, आपने आज इस डिस्कशन के लिए आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट और बारीक चीज़ें शेयर करी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर ये चीज़ें स्टूडेंट्स को एक नॉलेज के तौर पर मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें जिन पर एक इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लाउड, ग्रे क्लाउड रहता है, वो चीज़ें दूर हुई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच।